गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 4, देश के नाम संदेश। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर कलाम ने लिखा हुआ एक ईमेल। डॉक्टर कलाम से तो आप सब लोग परिचित ही हो, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और एक महान वैज्ञानिक भी थे। जब वो राष्ट्रपति थे तब उसने देश के नाम एक ईमेल पूरे देश में ईमेल को स्प्रेड किया था और उस माध्यम से उसने देशवासियों को सीख दी थी। और वो सीख क्या है अब इसमें जानते हैं कि आपको भी पता है कि हमारे नागरिक यानी कि हमारे देश के लोगों को देश के प्रति कुछ ना कुछ फरियाद तो रहती ही है, लेकिन उस फरियाद के पीछे पूरी सरकारी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम भी है उसके अंदर। यानी कि अगर हम ही हमारी व्यवस्था को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा भारत देश कभी आगे नहीं आएगा। इसी प्रकार की सोच यहाँ पे डॉक्टर कलाम ने बताई है। तो हम उसने भेजा हुआ ईमेल आज देखते हैं कि उसके अंदर डॉक्टर कलाम है वो देशवासियों के लिए क्या संदेश भेजते हैं। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पकीर जैनालुब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। मातृछाया ऊंची शहरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। ये सब आप लोगों को पता है, ये लेटर है। अब यहाँ पे हर्ष का फ्रेंड है, वो उसको ये ईमेल के बारे में बताता है और पूरा ईमेल उसको सेंड करता है कि प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने देश की शुरुआत में ही पूछते हैं कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है। अब यहाँ से डॉक्टर कलाम ने भेजा हुआ जो ईमेल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, संदेश स्टार्ट होता है। यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, डॉक्टर कलाम यहाँ पे ईमेल में बताते हैं कि आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस है वो कहाँ की है? सिंगापुर की। अगर आप वहां पे जाओगे तो सिगरेट का टुकड़ा आप यहाँ वहां सड़कों पर नहीं फेंकोगे और स्टोर पे भी नहीं खा सकते, उसका ऐसा नियम है सिंगापुर में। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, यानी कि आप वहां पे जाओगे तो आपको ईर्ष्या होगी कि काश हमारा भारत देश भी ऐसा अच्छा होता। अच्छा ही है, लेकिन हम खुद ही उसको गंदा बनाते हैं। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? आप लोग भी यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम
दूसरी जगह पे जाते हैं तो हम उसके नियम को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे भारत देश के नियमों को फॉलो नहीं करते। यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए वो दूसरे देश के, ये दूसरे स्थल के हैं कि जहाँ पे हम जाते हैं तो उसके नियम को हम फॉलो करते हैं। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। उसके बाद है वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। यहाँ पे आप वॉशिंगटन में जाओगे तो वहाँ पे आप लोग 55 की स्पीड के ऊपर आप लोग गाड़ी नहीं चला सकते। अगर वहाँ पे गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपको वहाँ पे पुलिस है वो आपकी जांच करेगी, तो आप उसमें अपना करप्शन यानी भ्रष्टाचार नहीं दिखाओगे कि मेरा बाप आप पहचानते हो। हम यहाँ पे भारत में आप सब लोगों ने बहुत देखा होगा करप्शन, तो उस प्रकार से वॉशिंगटन में इस प्रकार से करप्शन नहीं चल सकता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते, यानी कि नारियल खा के आप उसका जो नीचे कचरा होगा वो आप यहाँ वहां नहीं फेंक सकते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके, यानी कि ऊपर दी गई सभी आप लोगों ने देखे देश के अलग अलग शहरों के नाम कि जहाँ पे अलग अलग प्रकार के नियमों का पालन हम वहां पे जाएंगे तो करेंगे। अगर यही नियम हमारे भारत देश में लागू होगा तो हम उसको थोड़े दिन ही उसको फॉलो करेंगे, बाकी क्या करेंगे हम जैसे थे वैसे। और ऊपर से हम अपने ही भारत देश को ताने लगाएंगे कि हमारा भारत देश कभी सुधरेगा नहीं। लेकिन अगर हम सुधरने की शुरुआत हमारे से करेंगे तभी हमारा देश सुधरेगा ना। एक साथ तो कोई नहीं सुधरेगा, लेकिन हम हमारे से ही स्टार्ट करेंगे तो ही हमारा भारत देश सुधरेगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। मैंने अभी बताया कि दूसरे देश में आप जाओगे तो उसके नियमों का पालन करोगे लेकिन अपने देशों का नियमों का पालन नहीं करोगे। अभी आपको पता है कि कोरोना की महामारी की वजह से आपको पता है कि कितना हमारे भारत देश को नुकसान हुआ, और पुलिस भी खड़े आम यहाँ वहाँ खड़ी रहती है कि लोग मास्क पहने, वो हमारी ही सेफ्टी है, फिर भी पुलिस को क्यों खड़ा रहना पड़ता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग इतने जिद्दी है, इतने बेदरकार है कि उसको हमें बार बार ये याद कराना पड़ता है कि मास्क पहनो। अगर हम इतना हमारे सेहत के लिए हम उसके नियमों का पालन नहीं कर सकते, सोचो तो हम भारत देश के छोटे छोटे नियमों का तो क्या पालन कर सकते। यानी कि हम अपने ही देश की व्यवस्था का पालन नहीं करते। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं। मैंने देखा है कितनी बार कि डस्टबिन सामने ही पड़ी हुई होती है, फिर भी कचरा हम वहां पे फेंकने ना जाके हम जहाँ पे बैठे वहां पे ही फेंकते। ये बुरी बुरी से बुरी आदत है। हमें 2 पैदल इस प्रकार से चलने से डस्टबिन में कचरा फेंकने में भी आलस आता है। यानी कि हम भारत में तो बिंदास जो भी चाहिए कुछ कर, जो चाहे वो कर सकते, लेकिन हम हमारी व्यवस्था का कभी पालन नहीं करेंगे। कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। यानी कि आप दूसरे देश में जाते हो, ऊपर देखा कि सभी इस प्रकार के नियम होंगे तो वहां पे जाके आप एक अच्छे नागरिक कहलाना कि आप अच्छे हो, ऐसा आप लोग वहां पे जाके ढोंग करते हो। तो आप ऐसा ही ढोंग भारत में ही करो ना, तभी हमारा भारत देश स्वच्छ बनेगा। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि जब डॉक्टर कलाम थे तब मुंबई के महानगर पालिका तिनायकर ने कहा था कि अमीर लोग क्या करते, अपने पाले हुए कुत्ते को सड़क पर ले जाते और जो भी गंदगी करते वो गंदगी उसके कुत्ते ही कर जाते, उसको साफ वो नहीं करते अमीर लोग। बाद में वो अमीर लोग ही किसको देते हैं दोष, हमारी सरकार को। अब इसमें गलत कौन, सरकार या हम? आप लोग ही सोच लेना। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी
तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। यानी कि ये अमीर लोग ऐसी पहले वो गंदगी करते, बाद में वो क्या करते हैं, नगर पालिका के ऊपर दोष लगाते हैं कि साफ नहीं करती। तो क्या उस वो अमीर लोग इस प्रकार से उम्मीद करते हैं नगर पालिका से कि एक उसका जो काम वाला है अधिकारी, वो झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे ही चलेगा और कुत्ता जो भी गंदगी करेगा वो उसको साफ करेगा। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नजरें उठाई जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कलाम जी कि हम वोटिंग करने जाते हैं, उसमें हम हमारे जो योग्य अधिकारी होते हैं हम उसको वोट देते हैं और उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि हम अब हमने इसे अच्छे व्यक्ति को वोट किया, अब वो हमारा सब काम करेगी। तो क्या एक अकेला व्यक्ति पूरे भारत देश को चला सकता है? क्या मोदी जी है वो पूरे देश में झाड़ू लेकर पूरे देश को साफ करेंगे? नहीं कर सकते ना। भारत देश कितना बड़ा है, लेकिन उसको साफ करने के लिए हर एक मनुष्य का, हर एक भारतवासी का एक फर्ज है कि हमारे भारत देश को साफ रखना। और अधिकारी तो हम सिर्फ सूचना देने के लिए हम उससे चुने जाते हैं सभी अधिकारी, लेकिन उस अधिकारी को सपोर्ट करना वो हर एक भारत के नागरिक का एक फर्ज है। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। आपको पता है बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आप लोग चाहते ही हो, तो वहां पे आप देख सकते हो बाथरूम कितने गंदे होते हैं, लेकिन सरकार गंदे नहीं देती है हमें, लेकिन हम खुद गंदे करते हैं उसको। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा भी रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है, अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। यानी कि क्या कहते हैं यहाँ पे कलाम जी कि क्या करते हैं, घड़ा फाड़ते हैं। ऐसे जो छोटी शौचालय होते हैं कि वो अपने बेटे की शादी कराते तब दहेज में घर बैठे पहले सबके सामने अपना अच्छा दिखाने के लिए वो इस प्रकार से बोलते कि मैं मेरी बहू से दहेज नहीं लूंगा। बाद में वो क्या कहते हैं कि पूरी व्यवस्था ही दहेज ले रही है, तो मेरा एक से लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, और वो इसी प्रकार से दहेज ले लेता है। यानी कि हम पूरी दुनिया का सोचने चाहते, हम हमारे सोच को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। कौन नहीं? हम है ना, हम सब ऐसे ही है, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। यानी कि ये व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए हम खुद नहीं, दूसरे ही होंगे, हम दूसरे के ऊपर ही दोष डालेंगे। जब कुछ अच्छा करने की बार हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, अपने गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ा जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाएगी। यहाँ पे क्या कहा कि आप लोग क्या करोगे कि अपने देश को ही बुरा बताओगे कि हमारे यहाँ पे देश का विकास नहीं है, चलो हम बाहर जाते हैं। एग्जाम्पल है कि आप बाहर जाते हो कमाने के लिए, बाद में वहां पे कमाने जाते हो तो वहां पे आपको अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, और नौकरी मिलने के बाद कुछ ऐसा होता है कि जिसके कारण आप लोग एक देश से दूसरे देश में फिर जाते हो, वहां पे आप लोग कुछ तकलीफ हुई तो आप फिर से दूसरे देश में जाते हो, बाद में वहां पे कुछ ऐसा बुरा हो गया तो आप में क्या करोगे कि अब हमारी भारत सरकार हमें बचाने आएगी और मैं वापस भारत देश में जाऊंगा। आप सब इस प्रकार से सोचते हैं। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता।
क्या अब हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। अब ये आप लोगों को ईमेल समझ में आ गया होगा कि हमारी भारत देश की व्यवस्था को सुधारने का कार्य सिर्फ और सिर्फ किसका है? हमारा ही है। हमारे से ही शुरुआत करेंगे तो ही हम हमारे देश को उज्जवल बना सकते हैं। अब 5 लोग आप लोग बैठे हो तो एक ने कचरा फेंका तो आप उसको सलाह दे सकते कि वहां पे कचरा मत फेंको। अगर आप उसको सलाह नहीं दे सकते तो भी कुछ बात नहीं, लेकिन आप खुद कभी मत फेंको। ये मत सोचो कि यहाँ पे गंदा पड़ा है तो मैं कचरा डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है, कचरा बढ़ेगा। इसीलिए हम दूसरे का नहीं सोचेंगे तो हम खुद के तो एक अच्छे नागरिक बना सकते हैं ना। इसीलिए दूसरे को फेंकने तो आप एक बार उसको एडवाइस दो, बाकी तो उसकी मर्जी है। लेकिन हम हमारे एक स्वभाव को अच्छा बनाएंगे कि हम कभी कचरा है यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे। हमारे भारत देश की व्यवस्था को हम उसके हर एक व्यवस्था का पालन करेंगे। और खास तौर से आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ कि ये वाला जो पूरा ईमेल का जो हमारा चैप्टर है वो अपने पेरेंट्स को खास ये वाला रीड कराना बहुत ही अच्छा है, ताकि आप एक अच्छे बन सकते हो। तो आपके पापा मम्मी जो भी घर पे होंगे तो ये रीड करेंगे तो भी डॉक्टर कलाम के दिए गए भारत के संदेश को वो भी समझेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वाली जो स्टोरी, ये जो ईमेल है वो आप उसको रीड करा सकते हो कि जिसके मुताबिक हमारे देश एक भविष्य, उज्जवल भविष्य हम देश का बना सकते हैं। ओके, तो ये था हमारे डॉक्टर कलाम का दिया गया देश के नाम संदेश का ईमेल। अब आपको इसका वर्क बुक में वर्क कंप्लीट करना है और जो भी इसके अंदर क्वेश्चन है वो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके।